शब्द विचार मतलब शब्दों पे विचार किया जाएगा। अब सुनिए, जब एक से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं रोटी, मैं क्या कहता हूं रोटी, या मैं कहता हूं काम, मैं काम कह दिया, तो का प्लस म ये मिलके क्या बन गया, काम बन गया। अब रोटी, 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 तो ये रोटी हो गया। समझ रहे हो आप सब लोग? क प्लस म प्लस ल, कमल का फूल बन गया, कमल बन गया। और इन सब का अर्थ होता है, इन सब का प्यारे बच्चों क्या होता है, अर्थ होता है। प्यारे बच्चों एक अर्थ होता है, क प्लस म प्लस ल मिलके कमल तो बन गया। अब हमें एक चीज समझना है, बड़ी बचपन में हम लोग मनोहर पोथी में ये वाला काम करते थे, हैं? पेंसिल से भरते थे ये सब। हमें ये देखना है कि वर्णों के मेल से, ये वर्ण है, अक्षर है, वर्णों के मेल से शब्द बना है। लेकिन ये मेल जैसे तैसे नहीं होना चाहिए, ये मेल सार्थक होना चाहिए, जो अर्थ दे सके। जो बिना अर्थ का हो उसको हम निरर्थक शब्द में डाल देंगे, बट हमारी प्रायोरिटी ये है कि मेल सार्थक हो। मेल कैसा हो बच्चों, सार्थक हो, सार्थक। बहुत बढ़िया। अब ये जो आप देख रहे हो, का प्लस म काम बना, रो प्लस टी रोटी बना, क म ल कमल बना। ये शब्द बना, ये शब्दों का खंड है। ये जितना आप देख रहे हो ना, ये क्या है बच्चों, शब्दों का खंड। खंड का मतलब टुकड़ा, ये खंडित है और ये हमारा शब्द है। ये हमारा क्या है बच्चों, शब्द है। वर्णों के, मैं लिखता हूं, वर्णों के, आप सभी लोग ग्रामर का नोट्स यहीं से बनाएंगे। वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे में बहुत सारा शब्द लिखा जाएगा, लेकिन जैसे में आप देख लीजिए, जैसे में मैं लिख रहा हूं राम, आम, सीता, गीता, काम, नाम आदि, डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है बच्चों। पूरी डिक्शनरी भरी पड़ी है। डिक्शनरी जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, क्या कहा जाता है, शब्दकोश, यानी पूरे शब्दों का कोश भरा हुआ है उसमें। तो नहीं कह सकते, ये शब्दों की संख्या असंख्य है, असंख्य, जिसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पर आपको एक चीज समझना है, ये शब्द है तो ये शब्दों का खंड है। चलिए आप सभी लोग आम के लिए, आम जो शब्द है इसके लिए शब्दों का खंड बताइए, तो क्या क्या होगा? देखिए फिर से एक बालक कर रहे हैं हिंदी व्याकरण क्यों नहीं पढ़ाते। मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूं जब आप लोग एग्री किए थे कि सप्ताह में हमें 3 दिन हिंदी पढ़ाइएगा। सप्ताह में 3 दिन हिंदी पढ़ाने की बात हुई थी, आप सब लोगों ने एग्री किया है, सबका नाम सबका कमेंट वीडियो बना के रखा हूं। आ प्लस म, तो शब्दों का खंड समझ में आ गया। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। सेंटेंस ये है कि मोहन, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है। प्यारे बच्चों गौर करिएगा सभी लोग, मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में मोहन क्या है? ओ, ऐसा भी सवाल हो सकता है क्या?
बिल्कुल हो सकता है। सिर्फ मोहन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोहन शब्द है, विद्यालय शब्द है, लेकिन इस वाक्य में तो बच्चों वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। ये क्या है? पद है। ये भी क्या है? पद है। ये भी क्या है? पद। जो शब्द वाक्य में इस्तेमाल हो जाए उसको पद कहा जाएगा। अब ये तीनों के तीनों पद है, बस इसमें विभिन्नता ये है कि इस वाक्य में मोहन कर्ता है, मोहन कर्ता के रूप में है, विद्यालय कर्म के रूप में है और जाना क्रिया के रूप में है। इसलिए हम यहां पर इसको कहेंगे कि ये हमारा कर्ता पद है, ये हमारा कर्म पद है और ये हमारा क्रिया पद है। हम तीनों में विभिन्नता दिखा दिए बच्चों, किसी को कोई परेशानी? क्रिया पद। आ गई बात समझ में बबुआ? बताइए आप सभी लोग, कर्ता पद, कर्म पद और क्रिया पद, ये तीन चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पद कहते हैं। तम तणम तणम रि ननानि नरनाए। चलो ठीक है ना, अब इसको हटाओ, डिलीट करो इसको, इनको सीधा लिखना है इसमें। एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा नोट्स बढ़िया से बना देते हैं ना। ये अब मजा आ जाएगा। दिख रहा है बच्चों वाक्य में कि नहीं दिख रहा है जी? प्रयुक्त शब्द को, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, हटाओ। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सोचा कि थोड़ा बढ़िया से रंगीन नोट्स बना दे, लेकिन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अरे ये काहे नहीं काम कर रहा है जी? अरे अरे ये तो खिसिया गिला का रे मत। हाँ बड़ी झमेला बबुआ वाक्य में, लागत तारा के पूरी खियावे के परी। प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द को। ये लगल है हिले डुले ने उन्हें। ये नोट पॉइंट याद रखिएगा सभी लोग। अब चलिए हम अब आपको बता रहे हैं कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, किस किस आधार पर बांटा गया। प्यारे बच्चों शब्द को बांटने का बड़ा अलग अलग आधार है, अलग अलग प्रकार है। शब्द की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत छोटी दुनिया नहीं है, लेकिन हमें अपने जरूरत के हिसाब से भी पढ़ाई करना है। शब्द में तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हम अपनी जरूरत और व्याकरण सिलेबस के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस प्रकार हम बांट रहे हैं शब्दों के भेद। भेद मतलब समझते हो आप लोग? प्रकार। तो शब्दों का जो भेद है बच्चों वो बांटा गया है अलग अलग आधार पर। हम आधार देखते हैं, पहला अर्थ के आधार पर देखते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे सामने कोई भी शब्द लिखा हो तो क्या उसका कोई सटीक अर्थ है या वो बिना अर्थ वाला है? तो दो चीज है। तो अर्थ के आधार पर दो ही संभावना है कि या तो अर्थ निकल रहा होगा या नहीं तो अर्थ नहीं निकलेगा। तो दो प्रकार हो गया। तो अर्थ के आधार पर कहने का मतलब दो प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला कहा गया प्यारे बच्चों सार्थक शब्द।
और दूसरा कहा गया निरर्थक शब्द। सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब ये हुआ, सर जी आज हमारे घर पूरी खाने के लिए आ जाना, आज मेरी दीदी की शादी है। अब बताइए, आपके घर दीदी की शादी है और आप क्लास कर रहे हैं, भाई सैल्यूट है आपको। इतना काम रहता है यार, क्लास बाद में कर लेते, पहले काम देख लेते। शादी में बहुत काम रहता है। सार्थक और निरर्थक। अब देखिए ऐसा है कि आज हमारे फुआ जी के एक लड़का है, हमारे फुआ का लड़का, फुआ कह नहीं हमने के भैया गांव में स्टाइलवा में घरी बहुत लोग बुआ बुआ कहे लगा था, हमने के फुआ कही लगा। फुआ का लड़का का तिलक आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आए हम लोग पटना में, जाना है गांव तरफ, तो संभावना है कि नहीं जा पाएगा आदमी। यहां पर देखिए सार्थक और निरर्थक दो शब्द है। पहला सार्थक कहता है जिसका अर्थ निकले उसको हम सार्थक कहेंगे, जिसका अर्थ ना निकले उसको निरर्थक। जो अर्थ युक्त हो, या ज्यादा हिंदी तो नहीं बोल देते, जिस शब्द का अर्थ हो उसे सार्थक, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सार्थक शब्द कहते हैं। और हिंदी शब्दकोश में जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या कहते हैं? निरर्थक। जिस शब्द का कोई उपयुक्त अर्थ ना हो, अर्थ न हो उसे निरर्थक, निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब समझो आप लोग, सार्थक शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो बनेगा स प्लस अर्थक, यानी ये अर्थ सहित है, अर्थ सहित। निरर्थक में आता है प्यारे बच्चों निह धन अर्थक, नहीं है कोई अर्थ, बस। स प्लस अर्थक का मतलब क्या हो गया बच्चों? जिसका अर्थ होता है। निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? निशांत भैया बहुत ज्यादा जलवा दिखा रहे हैं आप। निशांत भैया 15 दिन बाद का, 1 साल बाद आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बंद करिए अभी, कॉपी पेस्ट बंद कर दीजिए, नहीं तो इधर से ही लोग एगो बटन पर लिखा रहता है BLOCK, ये लोग खिसिया जाता है कि ऐसा कमेंट आप करते हैं कि दूसरों का कमेंट दिखबे नहीं करता है। गलती काम मत करो लोग। अब जैसे हम कई बार क्या होता है अपने घरों में जब बातचीत होता है दैनिक जीवन में बच्चों, हम इस शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ी इस्तेमाल किया जाता है। हमनी के बाहर से कभी आई जब घर में लागी प्यास तो घर में छोट बहिन अगर हुई तो कहिए बबी तनी पानी उनी ले ना, पानी वानी कह देते हैं ना हम लोग। 2 शब्द बोल देते हैं, क्या कहते हैं कि पानी वानी लाना। बबी से कहल कि बबी तनी पानी वानी लाओ ना। मम्मी से कहनी कि मम्मी खाना वाना बाका, खाना वाना। फिर पूछनी कि खाना में का बा, रोटी वोटी बाका, ऐजा कह देंगे रोटी वोटी। कहते हैं ना हम लोग अपने घरों में, प्राय ये इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है बताइए आप सब लोग जी। ठीक है, अब आप गौर करिए, रोटी और पानी, ये सब पानी जिसका अपना अर्थ है, डिक्शनरी में इसका अर्थ है, ये सार्थक है। ये वाणी के का बाहो अर्थ, कोनो अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? निरर्थक है। चटाई वटाई, ल चटाई तो समझ में आ रहा है, लेकिन वटाई क्या कहलाता है? भूख ओख लागल बा, भूख तो लागल बा, ओख क्या कहलाता है? तो वही बात है बच्चों, खाना सार्थक है बालक, लेकिन वाना को हम क्या कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। क्या कहेंगे? निरर्थक।
रोटी सार्थक है, अवोटी निरर्थक है। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में निरर्थक शब्द का कोई जगह नहीं है। निरर्थक शब्द कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है हिंदी व्याकरण के अंदर। बताइए आप लोग, सर आप आरा में कहां से हैं? अरे हमारे घर में हुआ बढ़ा जाओ। कहियो नहीं ख्याल वाला बाबू के पूछा था हमने के हो है ना, पढ़ल जाओ। सार्थक और निरर्थक हिंदी व्याकरण के अंदर आप कभी ये जाके घर से बोलिएगा मम्मी से कि मम्मी तनी वाना ले आओ, तो वाना मम्मी कहिए का कहता रह, तनी वाना ले आओ ना, ओख लागल बा, भूख नहीं लागल, ओख लागल बा। मम्मी कहेंगे बबुआ कौन खेल खेल के आओ तरह बहरी से हो, कुछ खिया तेरा बड़ा सा का बहरी, उल्टा सीधा बोला तरह। मामा मम्मी कही है कि का मैंने बहरी से कुछ खा पी के बड़ा का उल्टा सीधा कि दिमाग नहीं है काम करत। अब बहन से घर पे कहिए प्यास लगाओ, चाहे छोटा भाई से कि बबुआ तनी वोटा यदि कहिए तरी बबुआ वोटा में वानी लेके आओ तो लोटा वोटा होता है ना, लोटा वोटा, अब पानी वानी, तो पानी लोटा में मांग सकते हो आप, लेकिन अगर आप कहिए कि वोटा में वानी लेके आओ तो कहीं का भैया का कला है, तो फिर से कहना समझ का कला है, अरे तो वोटा में वानी लेके आओ। वो कहेगा ये भाई क्या ये मजाक कर दे बड़े, तो बुझाते नहीं है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हिंदी व्याकरण में शुद्ध निरर्थक शब्द का कहीं पे इस्तेमाल नहीं है। निरर्थक शब्द सिर्फ सार्थक के साथ ही चल सकता है, इसके चक्कर में ही बोल दिया जाता है, इसके साथ ही इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये बात हम नोट में लिख देते हैं। नोट, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में शुद्ध निरर्थक शब्द का या केवल निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये केवल कहां आएगा बच्चों, ये सार्थक के साथ ही आ सकता है, ठीक है ना। चलिए कहा सर मेरी दोस्त आपसे शादी करना चाहती है, वाह रे बबुआ ये कुछ ज्यादा ना हो गई, ढेर पर्सनल पे चले गए, तुम पढ़ाई कर लिया जाओ। हिंदी व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, सॉरी निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, सार्थक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खत्म हो गया, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो पुत्र, एक का नाम सार्थक, दूसरा का नाम निरर्थक। अब हम दूसरा आधार देखते हैं, दूसरे पर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर प्यारे बच्चों तीन प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है, दूसरा हो गया यौगिक और तीसरा हो गया प्यारे बच्चों योग रूढ़। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। गौर करिएगा आप सभी लोग, योग रूढ़। चलिए ठीक है ना भाई। मेरे उर्दू के शिक्षक के लिए मैं आप लोगों को बोला हूं कि उर्दू के शिक्षक जैसे ही मिलते हैं थोड़ा समय लगेगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसको कहा जाता है? देखिए रूढ़ शब्द किसको कहा जाता है इसके बारे में विचार करते हैं। रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पर
जिसको खंडित करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे मैंने कह दिया काम, समझो पहले बातों को, एग्जाम्पल समझो। मैंने कह दिया काम, तो काम तो समझ में आ रहा है कि हाँ काम का मतलब काम है, लेकिन इसको तोड़ दिया, खंडित कर दिया, तो का प्लस म बन गया। यही ना होगा जी? हमने कह दिया आम, आ प्लस म हो गया। हमने कह दिया रोटी, चोटी मत कहिए लोग, रोटी, रो प्लस टी। लड़का जब कोई चोरी करता था ना, तो घर में कैसा है चोट्टा, लड़की जब करता चोटी। तो वो एक अर्थ हम लोग अपने दैनिक जीवन में अलग निकाल लेते हैं, बाकी चोटी का अर्थ ये भी होता है बाल वाला। रोटी, चोटी, आम, काम, और एक चोटी होता है पीक, हिमालय की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर, वो चोटी अलग है जिसको शीर्ष कहा जाता है। समझ रहे हो सब लोग? बच्चों ये खंडित हमने किया, अब का और म का कोई अर्थ नहीं है, यहां सेंस नहीं है। खंडित करने के बाद खंडित शब्दों का, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है इसका। अब आ का कोई अर्थ नहीं है, म का यहां कोई अर्थ नहीं है, रो और टी का अलग अलग में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ है तो रोटी है। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है, जिसको खंडित करने के बाद उसके खंडित भागों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए फटाफट से सब लोग। चलिए, हाँ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब वही बात लिख देना है कि जिस शब्द को खंडित करने पर, जिस वैसा शब्द, मैं लिखता हूं वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, खंडों का कोई अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बाबू आप लोग नोट्स बनाइएगा एकदम बढ़िया से, हम पूरी बात पूरा अच्छे से लिखते जा रहे हैं। अब कोई नहीं कहेगा सर हिंदी व्याकरण के नोट्स नहीं मिल रहा है सर, हम क्या करें सर। बाप रे बाप, इतना खिसिया खिसिया के फोन कर लोग हेल्पलाइन नंबर पे, गोड़े लाग ली हम तो। वैसा शब्द जिसको खंडित करने पर उसके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल बहुत सारा है, समझ गए आप लोग? दूसरा हमारे पास आता है प्यारे बच्चों यौगिक शब्द। क्या आता है? यौगिक। यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द कहता है कि जो कंपाउंड है, यौगिक, जो आ को खंड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, देखो आ को भी आप खंड, अ प्लस अ से आ बन सकता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, शब्द का अर्थ नहीं है ना। यौगिक शब्द कहता है कि ये दो शब्दों से जुड़ के बना है, लेकिन इनके खंडों का अपना अर्थ होता है। ये जो है यौगिक शब्द उनको कहा जाता है जिनके खंडों का अर्थ निकलता है, इनके खंडों का अपना अर्थ है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मैं क्या कहूं, आप लोग कोई एग्जांपल बताओ। जैसे मान लो मैंने कह दिया नेत्रहीन, नेत्रहीन कह दिया। अब नेत्रहीन को हमने खंडित किया तो एक मिला नेत्र और एक मिला हीन। तो ये बताइए इन दोनों का अपना अर्थ है कि नहीं है? नेत्र मतलब समझ में आता है, हीन मतलब समझ में आता है। हमने कह दिया परोपकार, हमने क्या कह दिया? परोपकार, पर धन उपकार। अब बताइए पर का मतलब तो समझ में आता है कि पराया, उपकार मतलब
उपकार, अच्छा कर्म करना, सेवा करना, उसके प्रति अच्छे विचार जो होते हैं ना भैया, तो पर का उपकार करना परोपकार कहलाता है। तो इन खंडों का अर्थ है कि नहीं, अगर मान लीजिए मैं कह दिया विद्यालय, तो विद्या का आलय, विद्या का आलय यानी विद्या का घर, इनके खंडों का अर्थ है कि नहीं है? बताइए सब लोग, इनके खंडों का अर्थ है कि नहीं? बताओ आप लोग, बबुआ बताओ लोग। जानते नहीं तुम लोग खिसियाइले बड़ा लोग। गाँव में ठोंगा में निकल बेटा क्या मिठाई के प्लेट बियाह शादी में घरी ठोंगा ना मिले तो आदमी ऐसा खिसियाई रहला। पाठशाला बिल्कुल। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनके खंडों का अर्थ होता है। तो यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब ये हो गया कि जो जोड़ करके बना हो, जो दो या अधिक शब्दों के जोड़ से योग से बनता हो और जिनको खंडित करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ निकला, वैसे शब्द, चलो मैं लिख देता हूं, परिभाषा तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे शब्द, वैसे शब्द, आई दादा वैसे शब्द, अरे क्या हो गया, वैसे शब्द, हाँ ठीक हो गया, जो दो या अधिक शब्दों के योग से बना हो और उनके खंडों का, उनके खंडों का, यहां पर देखो, उनके खंडों का अर्थ निकले, अर्थ हो, उसे यौगिक, आइला फिर हो गिलो का टोन का बड़ा गिल का बुझाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे प्यारे बच्चों आपके पास मैंने एग्जांपल दिया परोपकार। परोपकार में देखिए क्या क्या है, पर प्लस उपकार, इस दोनों का अर्थ है। हमने कह दिया नेत्रहीन, नेत्रहीन का मतलब नेत्र से हीन, तो इसका अपना अर्थ है कि नहीं है? है। हमने कह दिया विद्यालय मतलब विद्याधन आलय, तो इसका अपना अर्थ है प्यारे बच्चों। ऐसे लाखों करोड़ों शब्द है, कई सारे शब्द है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैसे शब्द जो दा या अधिक, दो होगा बच्चों, छूट गया है, दो या अधिक शब्दों के योग से बना हो और उनके खंडों का अर्थ निकले, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी, हमने दो कर लिया। सर जी बहुत बड़का डाउट बा ल के अहिर अजय, सर जी बहुत बड़का डाउट बा, कितना बीघा में डाउट बा? क्या हो गया आयुष? आयुष को बायोलॉजी का टॉपिक समझ में नहीं आया है आज, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना, कोई कोई टॉपिक टेढ़ा लगता है एक बार फिर से देख लेना, मैम से पूछ लेना। कितना बीघा में डाउट बा बबुआ? 2-4-5 बीघा में हो तो पूछा, कोनो दिक्कत नहीं है। तीसरा, तीसरा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं योग रूढ़। तीसरा हमारा कौन सा शब्द होता है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या कहता है? योग रूढ़ यानी ऐसा लग रहा है कि यौगिक और रूढ़ दोनों को मिला के योग रूढ़ बन गया, ऐसा लग रहा है ना? यौगिक, योग, यौगिक, रूढ़, रूढ़ हमने पढ़ा। रूढ़ कहता है कि जिसके खंडों का कोई अपना अर्थ ना हो, और यौगिक कहता है कि जिसके खंडों का अर्थ हो। अब इन दोनों के बीच में ये मसला आ गया, इसने कहा कि भैया न बात तुम्हारी न बात इसकी, हम अर्थे बदल देंगे, विशेष अर्थ दे देंगे। अब अलग कहानी हो गया। अब जैसे किसी ने कह दिया लंबोदर, अब लंबोदर के मने बड़का पेट वाला, जिसे बड़का डाउट रहा बबुआ कही जा, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, लेकिन विशेष अर्थ दे दिया गणेश जी।
इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? गणेश जी इसने कह दिया, विशेष अर्थ गणेश जी। हमने कहा पंकज, पंकज पांकी में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जल में जन्म लेने वाला, लेकिन विशेष अर्थ क्या दे दिया? कमल। हमने कह दिया चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब जिसके हाथ में वीणा हो, सॉरी जिसके हाथ में चक्र हो, लेकिन तो विष्णु भगवान की तरफ चली गई। वीणा पाणी जिसके हाथ में, जिसकी भुजाओं में वीणा हो। अब ये अलग इशारा दे दिया, सरस्वती माता की तरफ इशारा कर दिया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों योग रूढ़, जो एक विशेष अर्थ दे देता। जो कैसा अर्थ दे देगा प्यारे बच्चों? एक विशेष अर्थ दे देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? बताइए आप लोग भैया, बताइए। ठीक बा, कौनो दिक्कत न खहिस। जब किसी यौगिक शब्द से, हा, जब किसी यौगिक शब्द से रूढ़, रूढ़ अर्थ यानी कोई विशेष अर्थ निकले, यानी कि सामान्य अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ दे, यानी कोई विशेष अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक सेकंड हो गया। जब किसी यौगिक शब्द से रूढ़ यानी कि कोई सामान्य अर्थ न निकल के विशेष अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्लियर है यहां पर? जैसे जैसे में गौर करिएगा आप सब लोग, मैं कहता हूं चतुरानन, मैं मान लीजिए कह दिया त्रिनेत्र, मान लो हमने कह दिया त्रिवेणी, लो ये हमने कह दिया चक्रपाणी, हमने कह दिया लंबोदर, ऐसे कई सारी चीजें हम कह सकते हैं। हमने मान लीजिए कह दिया दशानन, ये तमाम चीजें हम कह सकते हैं दुनिया भर। अब चतुरानन कहने से विशेष अर्थ क्या निकल गया? ब्रह्मा जी। चतुरानन का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? ब्रह्मा जी। त्रिनेत्र हमने कह दिया मतलब तीन गो आंखिया वाले हमने के बहुत बढ़िया हमारे देवता है हम सबके, आप सब लोग जानते हैं महादेव जी, जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, शंकर जी जिनको कहा गया। क्या कहा गया? शंकर कहा गया। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब तीर्थराज प्रयाग के कहल जाला। गंगा जमुना सरस्वती तीनों जानी के संगम है बबुआ, तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। ये कहने से क्या मिल गया? एक विशेष अर्थ मिल गया, तीर्थराज प्रयाग। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, तो चक्रपाणी के करा कह लोग बबुआ। चक्रपाणी किसको कहिएगा? विष्णु भगवान जी के। लंबोदर गणेश जी के, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, गणेश जी। दशानन, दशानन कहने से किसका बोध हो गया? रावण का बोध हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है।
जो अपना सामान्य अर्थ ना दे करके विशिष्ट अर्थ देता हो, विशेष अर्थ देता हो, प्रदान करता हो, वैसे को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द सामान्य अर्थ न देकर, सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता है, विशेष अर्थ देता है, प्रदान करता है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, जब आप समास पढ़ोगे तो जितने योगरूढ़ शब्द आपको दिख रहा है बच्चों, ये बहुब्रीहि समास होता है। ये कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों? बहुब्रीहि। संकर शब्द आगे पढ़ेंगे, घबराइए मत। इन शब्दों को बहुब्रीहि समास भी कहा जाता है। अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि बहुब्रीहि समास क्या है, तो बहुब्रीहि का मतलब यहां पे समझ में आ रहा होगा। तो बहुब्रीहि समाज हम इनको कहते हैं जो बाहुबली होते हैं, जो वीआईपी होते हैं। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों किसके आधार पर? रचना के आधार पर। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे प्यारे बच्चों हम अगर चर्चा करें तो कुछ देशी से, हमारे अपनी माटी से, अपने देश से जो बोलचाल की भाषा में शब्द निकले हैं उसको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशों से जो आए हैं शब्द, चाहे अंग्रेजी हो, अरबी हो, फारसी हो, पुर्तगाली हो, तमाम शब्द होते हैं, शब्द जो होता है उसको कहा जाता है विदेशज शब्द। जो संस्कृत से निकला तत्सम, संस्कृत से निकल करके परिवर्तित हो गया हिंदी वगैरह में, तद्भव हो गया, और दो या दो से अधिक भाषाओं का जो मिश्रण हुआ उसको संकर शब्द कहते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न। उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? उत्पन्न होना। शब्द जहां से जन्म लिया है, शब्द जहां से पनपा है, जहां से निकला है, उसके आधार पर अगर हम शब्द के भेद के बारे में समझें तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। स्टार्ट किया जाए ना? हाँ, तो वो होता है प्यारे बच्चों कितने प्रकार का? 4। एक पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तत्सम, अरे तत्सम तो लिख ही दिया, हाँ, तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है देशज, देशज। चौथा होता है विदेशज, और पांचवा होता है वर्ण संकर। क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ण संकर। ये एक नया है। अच्छा, उत्पत्ति के आधार पर जहां से वो उत्पन्न हुआ है शब्द, उसके आधार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये, तो यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पहला लिखा तत्सम, इस तत्सम का मतलब क्या है? तत्सम। तत् मतलब उसके समान। किसके समान भैया? तो संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के समान हो, ऐसे तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके समान, उसके जैसा। किसके जैसा? तो सबसे प्राचीन हमारी भाषा कौन है? संस्कृत। यानी किसके जैसा प्यारे बच्चों? संस्कृत जैसा। तो संस्कृत वाले जितने भी शब्द मिलेंगे, संस्कृत वाले जितने भी शब्द मिलेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कि वो तत्सम है, संस्कृत के जैसा। उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तत्सम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तत्सम। अब तद्भव के बारे में देख लो। तद्भव मतलब तद्भव, उससे होना, उससे होना। किससे? जो संस्कृत से होकर आया हो, जो संस्कृत से अपना रूप बदल करके हिंदी में हो गया हो, है, संस्कृत से उसका रूपांतरण हो गया हो, संस्कृत से बदल करके अन्य रूप धारण कर लिया हो, उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव।
देशज जो हमारे देसी भाषा जो शब्द होते हैं, देसी शब्द, उसको हम देशज, और विदेशों से यानी कि दूसरे देशों से जो शब्द आए हैं उनको विदेशज कहते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कई सारी भाषाओं के मिश्रण होते हैं, मिलाप होता है, वो वर्ण संकर कहलाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं अगर आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों पुत्र, चाहे प्रस्तर में लिखता हूं प्रस्तर, प्रस्तर का हिंदी अर्थ होता है पत्थर। प्रस्तर का हिंदी अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? पत्थर होता है। तो पत्थर का ये संस्कृत जैसा लग रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तत्सम। अब देखो, प्रस्तर का मतलब क्या है? पत्थर है। क्या है? पत्थर। तो ये संस्कृत जैसा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे भैया? तत्सम कहेंगे। और ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं पुत्र, क्या कहता हूं बालक? पुत्र। पुत्र, और पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा। तो पुत्र संस्कृत के जैसा, जिसमें छ त्र दिख जाए, छ त्र दिख जाए, संस्कृत जैसा दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो क्या है प्यारे बच्चों? तत्सम है। अब पुत्र हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। लेकिन पुत्र से बना बेटा, तो बेटा इसका बदला हुआ रूप है, हिंदी रूप में चला गया, परिवर्तित हो गया, ये हमारा क्या हुआ? तद्भव, जो उससे हुआ हो। आ रही है बात समझ में? यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। अब देखो और भी समझ सकते हो, जैसे कर्पूर। कर्पूर, इस कर्पूर का मतलब होता है कपूर। अब ये संस्कृत जैसा है, जिसमें ऊपर रेप दिख जाए, ये र की मात्रा दिख जाए, ये वाला र ऊपर में रेप दिख जाए, वो सबको हम लोग तत्सम कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? तत्सम। और ये उसी का हिंदी रूपांतरण हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। उसी प्रकार से मैं कहता हूं सर्प, सर्प, और ये हो गया सांप। सर्प और सांप ये दो चीजें हैं। सर्प में देखो ऊपर माथे पे रेप आ गया, मतलब ये समझ जाओ ये संस्कृत जैसा है, तत्सम। लेकिन सर्प का मतलब सांप हो गया। वैसे भी प्यारे बच्चों, माथा पे चंद्रबिंदी दिख जाए, छ दिख जाए, त्र दिख जाए, आंख बंद करके तत्सम लगा देना। माथे पे चंद्रबिंदी दिखे तो तद्भव लगाना। माथे पे चंद्रबिंदी दिखे तो तद्भव लगा देना। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, माथे पे चंद्रबिंदी दिखे, शब्दों के माथे पे, मैंने केहू औरत के माथा पे बिंदिया देखे तो है तू तद्भव, तद्भव चाची आज तद्भव दे दिया, ऐसा मत करिएगा ना तो बड़ी लपड़वस देगी, सब पीटबो करती है दौड़ा दौड़ा के। ये किसी शब्द के माथे पे चंद्रबिंदी देख करके ये कहना है, ठीक है ना? ये सर्प मतलब ये तत्सम हो गया, लेकिन ये इसी का रूपांतरित यहां पर देखिए हिंदी में बदला, संस्कृत से होकर आया है। ये हम इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे तद्भव कहेंगे। ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अनगिनत है, अनगिनत है। शब्दों की संख्या जो है प्यारे बच्चों अनगिनत है। आप इसमें मतलब जो आपके परीक्षा में आता है वही समझना है। चलिए, अगर मैं बात करूं हस्त की, हस्त और इधर हाथ, तो हस्त आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? संस्कृत तत्सम। ये क्या हो जाएगा? तत्सम। और ये इससे हुआ तद्भव। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तत्सम और तद्भव हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। और जो शब्द संस्कृत के जैसा हो, संस्कृत का मूल शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होगा, उसको तत्सम कहा जाता है। मुझे लगता है इसका हमें डिफिनेशन लिख देना चाहिए, फिर एग्जाम नहीं, पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर डिफिनेशन भी देंगे। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों नग्न, नग्न और नंगा, ये दोनों में अंतर है। शब्दों के हिसाब से देखें तो ये संस्कृत के समान है, तत्सम हो गया। हिंदी में भी इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। और नंगा तो इसका बदला हुआ बिगड़ा हुआ रूप है, इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तद्भव। ठीक है ना? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। इसके अलावा रात्रि, अहाई रात, रात्रि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तत्सम। रात क्या हो जाएगा? तद्भव।
तो ये आप लोग कर ले जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों? चलिए अब मैं आपको यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूं। तत्सम। अब सुनिए, मैंने यहां पे आपको बताया है तत्सम में उसके समान का मतलब क्या हुआ? किसके समान? संस्कृत के जैसा, यानी संस्कृत के वे मूल शब्द, संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों, ला ज्यों के त्यों मतलब जैसा था वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त हो। उसे क्या कहते हैं बालक? तत्सम कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तत्सम। अब अगर हम बात कर लेते हैं तद्भव की, अब जरा गौर करेंगे आप सभी लोग, तद्भव का मतलब क्या था? तद्भव उससे होना, किससे? देखो ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते। चलिए यहां तक बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, आइए अब मैं आपसे कुछ सवाल ले लूं। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास नेत्र, और नेत्र से क्या? आंख। तो भैया नेत्र कौन सा शब्द कहलाएगा बालक? तत्सम कहलाएगा। और आंख क्या हो जाएगा? तद्भव। मैं कहता हूं पुत्री, और पुत्री का मतलब क्या हुआ? बेटी। तो यहां पुत्री जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये होगा तत्सम, आ बेटी तद्भव। आइता ही समझ में? हाँ, संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप, उसी से बना हुआ, लिखाई है तद्भव, उससे होना, तद्भव उससे होना, संस्कृत से ही होके आया है, लेकिन बदमाश हो गया है। ठीक है ना? उसके बाद देख लीजिए अग्नि, 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 और इसका हिंदी मतलब बिगड़ा हुआ रूप आग बना। अग्नि क्या होता है प्यारे बच्चों? शब्द के हिसाब से देखें तो ये तत्सम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? तद्भव। अब माथावा प बिंदी चाहे चंद्र बिंदी, आय हाय, माथावा पे बिंदी चाहे चंद्र बिंदी दिखी तो लगई है बबुआ तत्सम, तद्भव है राम। चलो हो गया, समझ में आ गया? अरे जैसन रूप बाटे संस्कृतवा में ओइसन हिंदी में होई त कहिह तत्सम हो राम। जैसन रूपवा होई संस्कृतवा में ओइसन हिंदी में होई त कहिह तत्सम हो राम। समझ में आ गया? जैसन होगा संस्कृत में वैसने हिंदी में होई त कहिह तत्सम हो राम। नहीं समझ में आया? अरे जैसन रूपवा होई संस्कृत में वैसन हिंदी में होई तो कही हो तत्समय राम। नहीं बात समझ में आया? कितना बढ़िया बता दिया आपको। अरे जैसन रूपवा होई संस्कृत में वैसने गर हिंदी में होई तो कही हो तत्सम हो राम, यानी उसको तत्सम कह दीजिएगा। चलिए तो तत्सम और तद्भव आप लोगों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। अब इसमें किसी को कोई परेशानी नाम की तो चीज नहीं होगी, समझ में आ गया हो ना?
चलिए ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करने जा रहे हैं देशज। देशज शब्द किसको कहा जाता है? जो अपने देश की बोलचाल में देशज बोलचाल से अपने जो देश है, अपने देश की बोलचाल, बोलचाल लिखा बोलचाल से आए शब्द को क्या कहते हैं बाबू? देशज। देशज शब्द कहते हैं। जो हम अपने देश से, हर देश की अपनी देशज भाषा अलग अलग होती है, हर देश की अपनी देशज भाषा अलग अलग जो हमारे देश से उत्पन्न होती है। जैसे तमाम एग्जाम्पल, जैसे कुत्ता, ल ये हमनी के अपन कह लीजिए कुत्ता, तो कुत्ता देशज हो गया। हाँ, खोता, खोता जानते हैं आप लोग, खोता क्या हो गया प्यारे बच्चों? देशज हो गया है। कबड्डी, कबड्डी जानते हो? कबड्डी, जब माथा में लागल होई बिंदी चाहे चंद्र बिंदी, तब ओके समझ जइह तद्भव हो राम। जैसन रूपवा होई संस्कृत में वैसन, हिंदी में होई तो कहिह तत्सम हो राम। है ला लोग मजा लेते रह लोग, अब ऐसा हिंदी थोड़े मिल जाई है। ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों। कुत्ता हो गया, खोता हो गया, बेसन हो गया, और भी बहुत सारा शब्द होता है, अभी दिमाग पे मेरा नहीं आ रहा है, वैसे बहुत सारे होते हैं शब्द। हाँ, और क्या हो सकता है? बेसन हो गई, चटकोरा उटकोरा तो सब वही है। देशज प्यारे बच्चों अपने देश से जो निकलता है, अभी माइंड में तुरंत से नहीं आ रहा है। हाँ, ये लोटा वोटा सब हमनिए के यहाँ क्या, लोटा, खिचड़ी, पगड़ी, हाँ बिल्कुल एकदम सही बोला है। लोटा, पगड़ी, ये सब जो है ना अपने देश का है। तमाम बहुत तरह का है, एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, बाघी, बहादुर, बुआ, बेसन, बड़ा, सब सब देशज कहलाता है। अब विदेशज किसको कहते हो? विदेशज का मतलब जो विदेश से आया है, जो दूसरे देश से, विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उसको कहा जाता है विदेशी भाषा से आए शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विदेशज। विदेशज कहते हैं। एगो चुटकुला सुनाई, हालांकि बड़ी पुरान चुटकुला है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग निकालो जहां सब जना जानते हो लोग, बहुत पुरान चुटकुला है, कहीं एको मिनट ना लगी। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, पिता कहले केकरा से? पुत्र से, कि देखो ऐसा है कि रोज रोज कहीं जाने से इज्जत कम हो जाता है, मान आदर कम हो जाता है। तो बेटा कहले कि पापा यही से हम रोज स्कूल ना जाइला। खत्म हो गई। अगर समझ में आई तो हंस लिया लो, ना समझ में आई तो दिमाग लगावत रहिए लोग। विदेशी भाषा से आए शब्द को क्या कहते हो प्यारे बच्चों? विदेशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशज। आ गई बात समझ में? विदेशज का मतलब जो विदेशी भाषा से, जैसे अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, खरबी, मरबी, सरबी, ये जितना अंग्रेजी भाषा, ये मतलब विदेशी दूसरे कंट्री से। अब जैसे मान लीजिए आप अल्कोहल कहते हैं ना, ये अंग्रेजी शब्द है बबुआ, हिंदियों में हमने कैसे लिखे लीजा? अल्कोहल हो गया। चॉकलेट, चॉकलेट, ये सब क्या हो गया? चॉकलेट भी क्या है? विदेशज ही है। क्या है? विदेशज। जीला, जुकाम, दुनिया भर के शब्द बाहो, ये सब कई तरह के शब्द है, दुनिया भर के शब्द है प्यारे बच्चों, ठीक है ना?
अंगूर, अंजीर, अंदर, ये बंद, ये बहुत तरह का है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब अंग्रेजी शब्द होते हैं। ऐसे जिला जुकाम तो अरबी शब्द हो गया। मान लीजिए आप समझते हैं क्या, अब तो तुम लोग शायद कमीनापन जानते हो, कमीनापन, कमीनापन, कमीनापन। अब इसको मैं वर्ण संकर में लिख देता हूं। प्यारे बच्चों और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा या समझ जाओगे आप लोग, मतलब चीजें समझ में आ जाएगा ना। किताब, किताब अरबी शब्द है। क्या होता है प्यारे बच्चों, किताब अरबी शब्द होता है बालक। किताब कौन सा शब्द है, अरबी शब्द। लेकिन ये हमारे अपने देश की भाषा नहीं है, ये दूसरे देशों से निकली हुई भाषा है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बालक, विदेशज शब्द कहा जाता है। नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है। देशज कहने का मतलब जो देशी भाषा होता है, जो अपने देश से निकलता हो शब्द, उसको देशज शब्द कहते हैं। जो दूसरे कंट्री से आया है, जो दूसरे राष्ट्र से आया हो, जो दूसरे मुल्क से आया हो, जो दूसरे देश से आया हो, उसको हम कहते हैं। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की बाढ़ आ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि शब्दों की संख्या ना 1 लाख है ना 2 लाख है, कई, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब शब्द की संख्या के मतलब गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा संख्या है। इसलिए एग्जाम्पल बहुत मैं मतलब लिमिटेड लिखा हूं। अब एरोप्लेन क्या है, अपने देश का शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द है। क्या है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शब्द, ठीक है ना। हाँ फॉरेन, वेरी गुड विवेक, फॉरेन कंट्री मतलब दूसरे कंट्री का, दूसरे देशों से। अब इसके अलावा हमारे पास एक आता है प्यारे बच्चों वर्ण संकर। क्या आता है, वर्ण संकर। इसने कहा कि संकर है, संकर का मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल, मिला हुआ है आपस में। क्या हुआ है प्यारे बच्चों, मिला हुआ है। अब जैसे, अब वर्ण संकर पहले कहते किसको है, इसके बारे में तो समझ जाओ। वर्ण संकर क्या कहता है, दो विदेशी भाषाओं, दो भाषाओं, दो भाषा के मिश्रण से बना शब्द, बना शब्द क्या कहलाता है, वर्ण संकर कहलाता है, वर्ण संकर कहलाता है। वैसे देखो परीक्षा में प्यारे बच्चों पूछेगा आपसे तत्सम तद्भव, ज्यादा यही पूछता है। तो तत्सम और तद्भव की पहचान के लिए तो आपको एक बहुत अच्छा गाना सुन के बस सुना के बता दिए हैं, भूलिएगा तो नहीं आप लोग। देशज विदेशज ये सब शब्द ध्यान में रखना पड़ता है, कभी कभी रटना भी पड़ता है ये सब चीजें। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे पहले ही बोला कमीनापन, मैं कहता हूं आपसे कमीनापन। अब ये कमीनापन जो आप देख रहे हो ना, इसमें प्यारे बच्चों क्या है, हिंदी और फारसी दोनों शब्द है, हिंदी और फारसी दोनों शब्द है, ठीक है, हिंदी और फारसी दोनों शब्द है। चलिए, फलदार, फलदार आप लोग सुने होंगे, फलदार, ये भी क्या है, हिंदी और फारसी दोनों है इसमें। तो दो शब्द, दो भाषा मिली हुई है, दो देशों का भाषा इसमें मिला हुआ है। इमाम बाड़ा का नाम सुने हो आप लोग, हिंदी और अरबी मिलके इमाम बाड़ा बनता है, इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा एक जगह लखनऊ में भी है, हिंदी और अरबी से मिलकर बनता है, हिंदी और अरबी से मिलकर बना। तो ऐसे शब्दों को वर्ण संकर कहा जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, वर्ण संकर, वर्ण संकर। संकर मतलब, संकर का मतलब मिल जाए, कॉम्प्लेक्स। अब चलिए, अब हमारे पास लास्ट हमारा होता है, लास्ट वाला आधार जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जो हम बांटते हैं उसको कहते हैं रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। आप लोग अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो ना जी, हैं बबुआ, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जी सर। तो यहां उसी को कहा जाता है। देखो रूपांतर के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया विकारी शब्द, भिखारी ना, विकारी, क्या कहा गया, विकारी। विकारी किसको कहा जाता है, जो शब्द संज्ञा, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार बदल जाए,
उसको क्या कहते हैं? विकारी। विकारी का मतलब बदलना, अविकारी न बदलना। तो जो शब्द लिंग के आधार पर, अब जैसे लड़का और लड़की, तो दोनों के लिए सेंटेंस में अलग अलग चीजें इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक लड़का है और एक लड़की है, तो लिंग बदलेगा। तो जो शब्द लिंग पुरुष वचन के हिसाब से बदल जाए उसको हम क्या कह लेते हैं प्यारे बच्चों? विकारी शब्द। और जो ना बदलता हो उसको क्या कहते हैं? अविकारी। ठीक है ना? तो विकारी शब्द, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द पुरुष वचन लिंग के अनुसार, जो शब्द पुरुष वचन लिंग के अनुसार क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? अपना रूपांतरण कर ले। अनुसार अपने, अपने वहां लिख देते हैं, अपने रूप बदलते हैं। अनुसार अपने रूप को बदल देते हैं, अपने रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विकारी शब्द कहते हैं। अच्छा, मान लो हम पढ़ावत नहीं आ तू लोग के घरे केहू हमारा आवाजवा सुनत हुई, तो केहू ना ई ना केहू कहला कि काई मास्टरवा गाना गावता है, हैं? पढ़ावत तरह की गाना गावता रहे तार सर जी बबुआ। इस तरीके से कोई बोलता है कि नहीं घर में, हैं? कि गाना पढ़ो तरह कि तू गाना सुनो तरह, कोई ऐसा बोलता है? कभी बोलते तो होंगे, क्योंकि उनको लगता है हम गाना गा रहे हैं, लेकिन हम तो आपको ट्रिक बता रहे थे। अब है बोतल से तार लोग जरूर दिमाग में आ गई कि ग्लूकोज ऑफिस पर किनाइल बा, तबे है बोतल आइल बटे। हैं? ग्लूकोन डी लिखल बा पर, एकरा मतलब ओकरे में कई बोतल मिलल बा। मेरी मम्मी सुनती है, हंसती है। माता जी को प्रणाम कहिएगा। जितने भी पेरेंट्स देखते होंगे सबको मेरा चरण स्पर्श कहिएगा, गोड़ छू के गोड़ लगत नहीं, आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। दूसरा चीज कि बबुआ इंटरटेनमेंट करके पढ़ाने की कोशिश है कि आप लोगों को, एक तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्लास में है नहीं, लेकिन क्लास में न होकर के भी क्लास में होना ऑनलाइन पढ़ाई कहलाती है। जहां पे फीलिंग आएगा कि हाँ हम आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, बोर फील नहीं होगा और आसानी से चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। तो रूपांतर के आधार पर रूपवा बदल जाए, रूपवा बदल जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? लिंग वचन के हिसाब से बदल जाता है। क्या होता है? ये बदल जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे में सर जी इनकर भेदो होला, आ ही दादा भेद ना होई। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बबुआ हमने के पढ़े नहीं जा, संज्ञा, सर्वनाम यानी कि नाउन, प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम ये क्या होता है? ये लिंग वचन पुरुष के आधार पर ये बदल जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम। तीसरा लिख देते हैं क्रिया, और चौथा विशेषण। चौथा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विशेषण। तो अगर आपसे पूछा जाए विकारी शब्द के कितने प्रकार, तो विकारी शब्द के 4 प्रकार। अब दूसरा हमारे पास होता है अविकारी, मतलब सीधा सा है कि जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के हिसाब से नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जो शब्द पुरुष वचन लिंग तथा कारक, ये सब कोनो कारक लगा दीजिए, कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, इन शब्दों पे बदलाव, अंतर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये सब बदल जाते हैं। ये सब बदल जाएंगे। संज्ञा बदल सकता है, सर्वनाम बदल सकता है, कारक के अनुसार अपने रूप, कारक के अनुसार अपने रूप अपने रूप
नहीं बदलते हैं, अपने रूप नहीं बदलते हैं। अब हिंदी व्याकरण के बबुआ नोट्स बना लिया लोग, इतना हम परिभाषा ये सब लिख रहे हैं काहे खातिर, नोट्स बनावे लगी। जो शब्द पुरुष वचन लिंग तथा कारक के अनुसार नहीं बदलता हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 गो भेद होता है ना, 8 गो में से 4 गो विकारी हो गया ऊपर और जो बचा है वो निचवा हो जाएगा। अब बचा कौन कौन, देखो क्रिया विशेषण से मिलके यहां पर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण। सबसे पहला क्या बना दे बोलो, क्रिया विशेषण, पहला हो गई। दूसरा संबंध बोधक, हिंदी में लिखे के पड़ी, हम तो अंग्रेजी में ना लिखा भेजा। तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और सबसे लास्ट में बच्चों आप सभी लोग जानते हैं ना, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सब आप एक्सक्लेमेशन वाला, ठीक है। एगो लास्ट में हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों विस्मयाद बोधक, ये चारों का ना होता है जी। अब ऊपर 4 गो था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हैं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एक्सक्लेमेशन, सब पढ़े हो, यही ना होता है, हैं? इंजेक्शन, पटना जंक्शन। तो ये प्यारे बच्चों शब्द की कहानी यहाँ पे समाप्त। टाटा बाय बाय शब्द, मिलेंगे फिर अगली क्लास में यानी कि अगले साल, ठीक है। ओके बाय बाय। प्यारे बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत एंजॉय किए होंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों? सर जी कुछ कहीं लेकिन 1 महीना से रोज भोज मिलता है ना, ठीक है। भोज दबैले जा लो लेकिन ध्यान रखिए लोग, पेट मत खराब करिए लोग। देहियो अपन ह, पेटो अपन ह, भोजो अपने ह। अब इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस किया जाएगा ऑब्जेक्टिव। बाय बाय, लव यू, मिलते हैं फिर।